विलियन चैप्टर हमारा चल रहा था, जिसका आज भाग संख्या 2 हम चालू कर रहे हैं। इससे पहले हमने सांद्रता की इकाइयों पर आधारित कुछ प्रश्न पर हमने डिस्कस किया था। आज डिस्कस कर रहे हैं हम पहले तो एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सांद्रता की इकाइयों का 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया, जिसका घनत्व 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, साफ साफ लिखा हुआ है द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। तो द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला हम जानते हैं, W/W प्रतिशत इक्वल्स टू विलेय का भार बटा विलियन का भार इंटू होगा आपका 100। विलेय का भार बटा विलियन का भार इंटू 100। द्रव्यमान प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। विलेय दिया हुआ आपको 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल, तो बराबर 11 इंटू 100 बटा विलियन का भार। जरा ध्यान से देखिए, विलियन का भार हमें नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ है आपके पास विलियन का आयतन। आपको यहां पर दिया गया है विलियन का आयतन, विलियन का भार नहीं दिया गया है। तो अब विलियन के आयतन से हम भार कैसे ज्ञात करें? तो हम जानते हैं घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व बराबर सूत्र है आपके पास डेंसिटी इक्वल्स टू होता है आपके पास भार बटा आयतन। आपको भार ज्ञात करना, तो भार का सूत्र हो गया भार बराबर घनत्व इंटू आयतन। अब जरा देखिए घनत्व कितना आपके पास और आयतन कितना है, तो घनत्व 1.1 इंटू आयतन है हमारा 500, पॉइंट से पॉइंट कट 11×5 = 55, 550 ग्राम, ये इसका भार आ गया। इस भार को वहां पुट कर दीजिए, तो आपका हो गया 11 इंटू 100 बटा 550। ये हो गया 0 से 0 कट, 11×5 = 55, 5। ये हो गया 10/5 और 10/5 का मतलब होता है 2%। तो आंसर आ गया आपका 2%। सांद्रता की इकाइयों में इससे पूर्व हमने डिस्कस किया था सांद्रता की जो इकाइयां हैं वो कितने प्रकार की है, क्या क्या है। लेकिन आज हम दूसरे रूप से स्टडी कर रहे हैं, इसका कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन था, दो एग्जाम्पल पिछली क्लास में हम कर चुके थे, ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल बन गया। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं विलेयता। अगला टॉपिक हमारे पास है विलेयता, विलियन का अगला पार्ट। सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी विलेयता का। विलेयता क्या होती है? तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तुम्हें याद होगा विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर विलियन 9 प्रकार के थे। उसमें अगर हम विलेयता शब्द की बात करते हैं, तो जब आपके पास विलायक कोई द्रव होगा, यहां पर मान लीजिए आप सपोज करो कि विलायक है और विलायक है आपका कोई द्रव, तो द्रव में कौन कौन घुल सकता है? तो पहली बात तो गैस घुल सकती है, दूसरी बात इसमें लिक्विड घुल सकता है, और तीसरी बात इसमें सॉलिड घुल सकता है। तो 3 प्रकार की विलेयता होगी हमारे पास। ठोसों की द्रव में विलेयता, दूसरी द्रवों की द्रव में विलेयता, और गैसों की द्रव में विलेयता। लेकिन द्रवों की द्रव में विलेयता का अध्ययन हम नहीं करते। तो पहली विलेयता को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, ठोसों की द्रव में विलेयता। 1 नंबर, ठोसों की द्रव में विलेयता। आज हम इसका पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठोसों की द्रव में विलेयता। तो सबसे पहले हर बच्चे को एक बात पता होनी चाहिए कि विलेयता क्या है, क्या होती है विलेयता। तो देखिए, जब मैं विलायक को फिक्स कर लूं, सपोज करो मैंने विलायक ले लिया 100 ग्राम विलायक ले लिया, और इसका ताप मैंने रखा नियत, कांस्टेंट ताप ले लिया। अब कितना विलेय इसमें घुल सकता है, वही क्या होगी दोस्तों, विलेयता। नियत ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की मात्रा जो पूर्णतः घुल जाए या पूर्णतः घुलनशील होने वाली मात्रा क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। किसी विलेय की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में नियत ताप पर पूर्णतः घुल जाए, विलेयता कहलाती है।
अब इस विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो जरा सोचो, आपने सबसे पहले क्या डाला था, सॉलिड डाला था, क्योंकि हम विलेयता क्या पढ़ रहे हैं, ठोसों की द्रव में विलेयता, तो विलेय कौन है, ठोस। तो पहला टॉपिक हो गया प्रभावित करने वाले कारक, ठोस या विलेय की प्रकृति, ठोस या विलेय की प्रकृति, विलेय की प्रकृति पहला प्रभावित करने वाला कारक। दूसरा कारक हो गया आपके पास विलायक की प्रकृति, दूसरा हो गया विलायक की प्रकृति। तीसरा हो गया आपके पास ताप का प्रभाव, ताप का प्रभाव। और चौथा हो गया आपके पास दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। ये चार हमारे पास प्रभावित करने वाले कारक हो गए। तो सबसे पहला हम अध्ययन कर रहे हैं ठोसों की या विलेय की प्रकृति। विलेय कैसा हो, तो आप सोचो, ठोस है, जनरली अगर वो आयनिक हुआ तो आयनिक ठोस होगा तो किससे बना होगा, आयनों से बना होगा। यहां पर आपके पास क्या है, विलायक, तो विलायक होगा आपके पास तो उसमें द्विध्रुव का गुण होगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि ठोस या विलेय की प्रकृति में पहला पॉइंट, दो चीजें यहां पर हम पढ़ेंगे कि ठोस की जो आपकी प्रकृति हो कैसी कैसी हो। तो पहली बात तो उनमें होने वाली आयन द्विध्रुव अभिक्रियाएं कैसी हो, तीव्र हो। कैसे, देखो, जैसे हमने यहां पर NaCl लिया और यहां पर ले लिया आपने जल H2O, तो जल हो गया H+। तो हम पढ़ रहे थे यहां पर ठोस या विलेय की प्रकृति, जिसमें NaCl को H2O में डाला तो यह आपके पास H+OH-, ये बन गया आपके पास एक द्विध्रुव। जबकि NaCl किसमें टूट जाता है दोस्तों, आयनों में। तो अगर इसको इसमें घोलना है तो इनके बीच में क्या होगा, आयन आयन आकर्षण बल। और अब ये जब आयनों में टूटा है तो ये आयन आयन आकर्षण बल अगर इस द्विध्रुव से टूट गया, अर्थात होगी क्रिया किसमें, आयन और द्विध्रुव में। तो पहला पॉइंट हो गया हमारे पास आयन द्विध्रुव अंतर क्रिया, आयन द्विध्रुव अंतर क्रिया। अगर यह अंतर क्रिया आपके पास तीव्र है तो कोई भी विलेय विलायक में टूट जाएगा और उसकी विलेयशीलता ज्यादा होगी। आयन आयन आकर्षण बल, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल की बजाय आयन द्विध्रुव आकर्षण बल उच्च रहता है तो वह विलेय उस विलायक में घुल जाता है और विलेयता बढ़ती है। पहला कारण तो हो गया ये। दूसरी बात, यह आयनिक है और आप जानते हो आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित कौन करता है, उसकी जालक ऊर्जा और उसकी जल योजन ऊर्जा। तो पहला फैक्टर तो हो गया ये। और दूसरा फैक्टर हो गया, अगर एक है आपके पास जालक ऊर्जा और दूसरा आपके पास विलायकन ऊर्जा, या अगर विलायक जल है तो उसको आप बोल सकते हैं जल योजन ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा, या बोल सकते हैं आप जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा। तो क्या कहोगे आप दोस्तों, जालक ऊर्जा किसी आयनिक यौगिक के निर्माण में भाग लेती है, जबकि विलायकन ऊर्जा उस ठोस को घोलने में प्रयुक्त होती है। तो आप कह सकते हो यदि विलायकन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से उच्च है तो वह ठोस इसमें विलायक में घुल जाएगा, अन्यथा नहीं घुलेगा। तो ये हो गई हमारे पास ठोस या विलेय की प्रकृति। दूसरी बात होगी विलायक की प्रकृति। सदैव ध्यान रखो, विलायक समान समान को घोलता है जैसी प्रकृति का होना चाहिए। कैसे, अगर यह आपके पास द्विध्रुव है, ये आपके पास ध्रुवीय है तो ये भी ध्रुवीय विलायक होना चाहिए। अगर ये अध्रुवीय है तो ये भी कैसा होना चाहिए, अध्रुवीय। तो सीधी सीधी बात क्या होगा, इसमें समान समान को घोलता है। अगली बात, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव ठोसों की विलेयता पर कैसे पड़ता है, तो इस आधार पर ठोसों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला होता है आपके पास डेल्टा H पॉजिटिव या ऊष्मा शोषी ठोस, दूसरा होता है डेल्टा H नेगेटिव, और तीसरा होता है आपके पास क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। तीसरे प्रकार के जो ठोस होंगे कैसे होंगे, क्रिस्टलीय ठोस। चलो पहली बात करते हैं डेल्टा H पॉजिटिव। कुछ ठोस होते हैं, जैसे नमक की बात करो, नमक को ठंडे पानी में घोलो कम घुलेगा, गर्म पानी में क्या होगा, ज्यादा घुलेगा। तो आप कह सकते हो क्या ठोसों का, ऐसे ठोस जिनको विलायक में घोलने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं डेल्टा H पॉजिटिव या ऊष्मा शोषी प्रकार के ठोस। ऐसे ठोसों के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, NaCl हो सकता है, KCl हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, ये सभी इस प्रकार के ठोस है। नेक्स्ट दूसरा डेल्टा H नेगेटिव, ऐसे ठोस जिनको घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है
अर्थात कम ताप पर उनकी विलेयता बढ़ती है, वो कहलाता है डेल्टा एस नेगेटिव टाइप के ठोस। इसमें बढ़िया एग्जांपल क्या है आपके पास, एक हो सकता है NaOH, एक हो सकता है कैल्शियम एसीटेट CH3COO का ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट। ये ऐसे ठोस है जो उष्माक्षेपी प्रकार के हैं, मतलब कम ताप पर इनकी विलेयता बढ़ती है। तीसरे प्रकार के ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ऐसे ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर पहले विलेयता बढ़ेगी फिर विलेयता घटेगी। ताप तो लगातार बढ़ाना ही, पर ताप बढ़ने के साथ पहले विलेयता बढ़ती है फिर विलेयता घटती है। जैसे हम बात करते हैं ग्लोबल लवण को, देख लो आप, ग्लोबल लवण का फॉर्मूला होता है Na2SO4.10H2O। इसमें पहले आप ताप बढ़ाओगे तो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी विलेयता बढ़ती है, तत्पश्चात घटती है, क्योंकि इसमें उपस्थित ये जो क्रिस्टलीय जल है इसका क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है, या यूं कह दो कि ये निर्जलन हो जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ती है, तत्पश्चात घटती है, जिसका प्रमुख कारण क्या है, जिसका प्रमुख कारण है क्रिस्टलीय जल का निष्कासन हो जाना या निर्जलन हो जाना। और सबसे लास्ट में दाब का प्रभाव, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ठोसों का वास्तव जीरो होता है, ठोसों का वास्तव होता नहीं है, यूं कह सकते हैं। तो यहां पर दाब का कोई प्रभाव नहीं। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक को। हमने स्टार्ट किया विलेयता, तो विलेयता में पहला टॉपिक था दोस्तों ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोसों की द्रव में विलेयता, तो विलेयता क्या होती है, 100 ग्राम विलायक में नियत ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाले विलेय की मात्रा या घुलनशीलता क्या कहलाती है आपके पास, विलेयता कहलाती है। इस विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला आपके पास ठोस की प्रकृति। तो ठोस कैसा होना चाहिए, ठोस के अणुओं के मध्य, विलेय के अणुओं के मध्य आकर्षण होता है आयन आयन आकर्षण बल, विलायक में होता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। जब आप ठोस को किसमें डालते हो, विलायक में, तो कौन सा आकर्षण हो जाता है, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। अगर यह आयन द्विध्रुव आकर्षण बल अधिक प्रगाढ़ रहा किसकी बजाय, आयन आयन और द्विध्रुव द्विध्रुव की बजाय, तो वो ठोस उस विलायक में घुल जाएगा, अन्यथा नहीं घुलेगा। दूसरी बात, ठोसों के बीच में कौन से बंध पाए जाते हैं, ठोसों के बीच में जालक ऊर्जा पाई जाती है। अगर इस जालक ऊर्जा का मान इसकी विलायकन ऊर्जा से कम हो जाए तो ठोस घुल जाएगा। इस प्रकार ये होगी विलेय की प्रकृति। विलायक की प्रकृति समान समान को बोलता है, अगर ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय चाहिए, और अगर ठोस अध्रुवीय है तो विलायक भी कैसा चाहिए, अध्रुवीय आपको चाहिए। तीसरी बात, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ताप के आधार पर ठोस 3 प्रकार के, डेल्टा एस पॉजिटिव उष्मा शोषी, जिनको क्या करने पर, गर्म करने पर या ताप बढ़ाने पर जिनकी विलेयता बढ़ती है, जैसे ये NaCl KCl वगैरह। एक ठोस ऐसे होते हैं जिनमें कम ताप पर वो ज्यादा घुलते हैं, जैसे NaOH और CH3COCA, ठीक है, कैल्शियम एसीटेट। ऐसे ठोसों को डेल्टा एस नेगेटिव या उष्माक्षेपी कहते हैं। तीसरा होता है क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे ठोस जिनका ताप बढ़ाने पर एक समय तो विलेयता बढ़ेगी और फिर विलेयता घट जाती है, क्योंकि क्रिस्टलीय लवणों में क्या पाया जाता है, यहाँ पर जल पाया जाता है, ठीक है, डॉट लगकर H2 आता है, जल पाया जाता है जिसका निष्कासन हो जाता है, और इसी निष्कासन की वजह से पहले बढ़ती है और फिर घटती है, और दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट, दूसरी बात करते हैं विलेयता का दूसरा चरण। और दूसरी विलेयता आपके पास कौन सी दोस्तों, वेरी वेरी मस्ट, RBC बोर्ड 2020 के लिए, 2020-2021 के लिए। तो हमारे पास दूसरे प्रकार की विलेयता है कौन सी, गैसों की द्रव में विलेयता। दूसरी होगी गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में विलेयता। चलिए करते हैं बात, वापस देखो, ये हमारे पास एक विलायक, विलायक हमेशा निश्चित लेना है, विलेयता शब्द सबने सीख ही लिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक विलायक हो गया। नेक्स्ट दूसरी बात, ताप कैसा रखना दोस्तों, ताप रखना नियत, ये ताप आपने नियत रख लिया। नेक्स्ट अगली बात, किसको मिलाओगे आप, किसी गैस को मिलाओगे, या आपने गैस मिला दिया। तो गैस को जब किसी विलायक में घोलते हैं तो वो जो विलेयता शब्द है वो विलेयता नहीं रह जाता, वो विलेयता शब्द किसमें परिवर्तित हो जाता है, वो है विलेयता शब्द आपका अवशोषण में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां पर इस विलेयता को आप अवशोषण कहते हैं, अवशोषण, उस विलेयता को आप क्या कहते हैं, अवशोषण, जिसे बुनसेन नाम का एक वैज्ञानिक था, बुनसेन, जिसे बुनसेन नाम के वैज्ञानिक ने अवशोषण गुणांक
अल्फा से प्रदर्शित किया। अवशोषण गुणांक किससे प्रदर्शित किया? अल्फा से। तो अब यहां पर ये नहीं पूछेगा विलेयता किसे कहते हैं, अगला टर्म्स आएगा आपके पास अवशोषण गुणांक अल्फा किसे कहते हैं। तो जो विलेयता की परिभाषा है वो इसमें चिपका दो। बस ध्यान रखना कि यहां पर ये जो है इस बार किसमें लेना आपको 1 ml लेना है, बस 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी जगह भी ले सकते हो आप क्या सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या नियत ताप पर गैस की ml या सेंटीमीटर क्यूब में वह मात्रा जो 1 ml जल में या 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में पूर्णतया घुली है क्या कहलाती है? अवशोषण गुणांक अल्फा कहलाती है। दोबारा से सुन लीजिए, अवशोषण गुणांक अल्फा किसे कहते हैं? नियत ताप पर गैस की मिलीलीटर में वह मात्रा, गैस की ml में वह मात्रा जो 1 ml जल में घुली है, अवशोषण गुणांक अल्फा कहलाती है। अगली बात चीजें वो की वही है, प्रभावित करने वाले कारक। पहले क्या पढ़ा था आपने? ठोस की प्रकृति। अब क्या पढ़ेंगे आप? गैस की प्रकृति। तो पहला पॉइंट आ रहा आपके पास गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति। तो अब आप सोचो कि गैस की प्रकृति में आप क्या पढ़ेंगे कि किसी गैस को जब विलायक में घोला जाता है तो गैस कैसी हो? तो वो गैस जल्दी से, सरलता से क्या होनी चाहिए? घुलने वाली होनी चाहिए। गैस जब द्रव में जाएगा तो गैस किस में बदल जाएगी? द्रव में हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं ऐसी गैसें जो सरलता से द्रवित हो जाती है उनका अवशोषण गुणांक क्या होना? ज्यादा से द्रवित हो। पहले सरलता से द्रवित, पहली बात तो यही हो, वो गैसें क्या होनी चाहिए? सरलता से द्रवित होनी चाहिए। अब कौन सी गैसें सरलता से द्रवित होती है? वे गैसें जिसके क्रांतिक ताप का मान उच्च हो। क्रांतिक ताप, ऐसी गैसें जिनके क्रांतिक ताप का मान क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, वो सरलता से द्रवित हो जाती है। दूसरी भाषा में आप ये भी कह सकते हो जिन गैसों का आयनन अधिक होता है। इन अनदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो गैसें जिनका आयनन अधिक होता है। गैसें जिनका आयनन अधिक होता है, आयनन अधिक होता है, वे सरलता से द्रवित हो जाती है। तो क्या कहेंगे? गैस की प्रकृति, वे गैसें जो सरलता से आयनित हो जाती है, जिन सरलता से द्रवित हो जाती है, या जिनके क्रांतिक ताप का मान उच्च हो, वे गैसें अधिक अवशोषित होती है या उनका अवशोषण गुणांक अधिक होगा। अब ऐसी गैसों का क्रम कौन सा है? तो देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में, 1 सेंटीमीटर क्यूब जल में कौन सी गैसों का क्रम क्या होगा? कि ज्यादा द्रवित कौन सी होगी, कम द्रवित कौन सी होगी? तो जल में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आप इस तरह से इसको याद कर लें। सबसे पहले जैसे मैंने कह दिया NH3, उसके बाद HCl, उसके बाद SO2, उसके बाद H2S। देखो जल में हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें भी हाइड्रोजन। तो याद करने का तरीका, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले सल्फर और सल्फर सोजा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले सोजा, CO के बीच CH4 बसा। तो देखो कैसे, CO के बीच CH4 फंसा, इधर भी CO इधर भी CO, तो आप इधर क्या कर दीजिए CO2। आपकी किताब में यहां पर C2H दे रखा है, बात एक ही भाई हाइड्रोकार्बन है, ये एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो यहां पर हो सकता है आपका क्या C2H2, और फिर यहां हो गया O2, फिर हो गया यहां पर N2। ये कुछ याद करने का तरीका है। कई बार सवाल पूछ लेते हैं गैसों के क्रांतिक ताप के क्रम में लिखो, तो ये क्रम रहेगा। जिन गैसों का क्रांतिक ताप ज्यादा है वो सरलता से द्रवित होने वाली भी है। तो सवाल ये भी पूछ सकता है अवशोषण गुणांक अल्फा का क्रम दीजिए, तो अवशोषण गुणांक अल्फा का क्रम भी ये हो गया। याद करने का तरीका दोबारा देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले SS सोजा, CO के बीच CH4 फंसा। अब जिसका अनुभार ज्यादा उसको पहले रखना, और अणुभार से सेट हो गया, इसका अनुभार ज्यादा उससे कम, हीलियम आती तो उससे कम, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट पहला हो गया दोस्तों किसकी प्रकृति होगी हमारे पास? गैस की प्रकृति। दूसरा पॉइंट हम अध्ययन करते हैं, दूसरा पॉइंट हमारे पास विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति के बारे में बच्चा बच्चा जानता है, समान समान को घोलता है। वही बात, अगर गैस ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय चाहिए, और यह अध्रुवीय है तो यह भी कैसा चाहिए? अध्रुवीय चाहिए। अगली बात क्या आती है? ताप का प्रभाव। तीसरी बात ताप का प्रभाव। तो देखो आप खुद से थोड़ा दिमाग लगा के देखो यहां पर कि जैसे कोई गैस है, गैसों के अणु क्या क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं।
ये विलायक के द्रव थोड़े अनुपास होंगे। अगर आपने ताप बढ़ाया तो जो गैस इसकी तरफ आकर्षित हो रही है वो क्या होगी, दूर भाग जाएगी, तो विलेयता अपने आप ही क्या होगी, पहली बात तो कम हो जाएगी। तो सीधा सीधा सिस्टम, एक बात तो याद कर लो, ताप बढ़ाने पर अवशोषण गुणांक अल्फा, या जिसी को हम क्या कहते थे, विलेयता का मान क्या होता है, घट जाता है। अब कारण क्या रहेगा, ताप बढ़ाया इसका, तो आप सोचो ताप बढ़ाने पर गैसों के अणु दूर दूर होते हैं और दूर दूर हो जाएंगे। कहने का मतलब है स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो सीधी सीधी बात, क्या ताप बढ़ाने पर गैसों की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे विलेयता क्या होगा, जिससे आपके पास विलेयता क्या होगी, घट जाएगी। दूसरे शब्दों में आप यूं सीधा भी कह सकते हो कि अगर ताप ज्यादा है तो विलेयता कम है, इसका मतलब ताप क्या चाहिए, कम चाहिए, मतलब ऊष्माक्षेपीय प्रक्रम चाहिए। तो आप कह सकते हो ताप का प्रभाव, कम ताप पर विलेयता बढ़ती है, या किसी गैस का द्रव में घुलना एक ऊष्माक्षेपीय प्रक्रम है। कारण आपको बता दिया, ताप बढ़ाने पर गैसों की क्या होगी, स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे वो विलायक की ओर आकर्षित होने की बजाय भाग जाएंगे, और भाग गए तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक चौथा, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव। अब दाब का क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, देखो दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ती है। एक थोड़ा सा आड़ू मेथड से समझे या सिंपल मेथड से समझे, देखो गैसों के अणु यहां दूर दूर है मित्रों, जैसे आपने प्रेशर क्रिएट किया तो वो अणु क्या हो गए, पास पास आ गए। जब अणु पास पास आ गए तो गैस किसमें बदल गई, द्रव में, तो द्रव में क्या हो गया, घुल गया। हालांकि ये वास्तविकता तो नहीं है, दाब का प्रभाव हेनरी के नियम से दिया जाता है, परंतु अपन एक सिंपल सी बात समझें तो अपन ये सीख पाते हैं कि दाब बढ़ाने पर गैसों के अणु क्या हो गए, पास पास आ गए, और पास पास आने से गैस द्रव में क्या हो गई, घुल गई। लेकिन आप यहां लिखोगे दाब के गैसों की विलेयता के लिए दाब का प्रभाव, तो दाब का प्रभाव का अध्ययन हेनरी के नियम से किया जाता है, और हेनरी का नियम मम्मी पापा है। व्हाट मीन्स मम्मी पापा, N समानुपाती P। यहां पर दाब का प्रभाव में क्या बेटा, N समानुपाती P, जहां M है विलेयता और P क्या है, दाब। अर्थात दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। अगर इसको खोला जाए तो क्या बनेगा, M बराबर बन गया Kp, जहां P क्या है, हेनरी स्थिरांक, जहां P क्या हो गया आपका, हेनरी स्थिरांक हो गया। अगर पूछा जाए हेनरी के नियम को परिभाषित करो, तो ताप तो नियत है, नियत ताप पर किसी गैस की विलेयता दाब बढ़ाने पर बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम, हेनरी का नियम कहते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया हेनरी का नियम, और क्या हो गया यहाँ पर, समानुपाती स्थिरांक। दूसरी बात करते हैं, हेनरी के नियम का वैकल्पिक कथन क्या है। वैकल्पिक कथन आजकल आपकी किताबों में, राजस्थान बोर्ड की किताबों में वैकल्पिक कथन की जगह शब्द दे दिया गया, यदि एक से ज्यादा गैसों को घोल दिया जाए। बात एक ही, जो एनसीईआरटी में वैकल्पिक कथन था वो एक से ज्यादा गैसों के लिए लागू होने लग गया। कैसे, देखिए ये जैसे आपका विलायक है, विलायक में एक गैस को डाला, दूसरी गैस को डाला, तीसरी गैस को डाला, एक से ज्यादा गैसों को डाला, तो विलेयता किससे डिटरमाइन होगी, विलेयता किससे प्रदर्शित होगी, तो विलेयता प्रदर्शित होगी मोल बिन x से। और जिस समय मोल बिन x होगा उसी समय दाब भी आंशिक दाब के रूप में व्यक्त होगा। अतः यूं कहा जाता है, एक से अधिक गैसों को यदि किसी विलायक में डाल दिया जाए, या हेनरी के नियम का वैकल्पिक कथन, तो आप इसका उल्टा कर दो, P समानुपाती x गैस, जिसको हम कह सकते हैं P बराबर K x गैस, जहां पर K क्या हो गया दोस्तों, K हो गया आपके पास समानुपाती स्थिरांक, ये हो गया आपका समानुपाती स्थिरांक। अब यहां पर एक से ज्यादा गैसों को घेरा तो Px, हेनरी का नियम मम्मी पापा, याद रखने का तरीका, इससे ही न्यूमेरिकल बनते हैं एनसीईआरटी में। हमारे कोर्स आरबीएससी में इससे न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी जब आएगा तो न्यूमेरिकल इसी से रहेंगे, पर वैकल्पिक कथन को आपको याद करना है। तो क्या कहेंगे, दाब के प्रभाव का अध्ययन हेनरी के नियम से दिया जाता है। हेनरी का नियम किसे कहते हैं, नियत ताप पर किसी गैस की विलेयता दाब के समानुपाती होती है, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। के यहां पर क्या हो गया, हेनरी स्थिरांक। दूसरा,
एक से अधिक गैसों को किसी एक विलायक में डाल दिया जाए, या हेनरी का नियम का वैकल्पिक कथन, तो आप क्या कहोगे? विलेयता को प्रदर्शित किया जाता है मोल बिन x से, तो दाब प्रदर्शित होगा आंशिक दाब p से। वहां p दाब है और यहाँ p आंशिक दाब है। तो यहाँ पर बन गया आपके पास क्या? समानुपाती स्थिरांक। अब एक परीक्षा में सवाल पूछ लिया, समानुपाती स्थिरांक और हेनरी स्थिरांक में क्या संबंध है? देखो जरा ध्यान से, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। कैसे? देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? m बराबर आ रहा है kp, और यहां जरा देखो, मतलब ये विलेयता है और ये आपके पास क्या है? प्रेशर है। तो P बराबर क्या लिखूंगा मैं? P बराबर लिख सकता हूं m अपॉन k। क्या लिख दिया? P बराबर m अपॉन k। जबकि यहां देखो आंशिक दाब, आंशिक दाब P बराबर क्या होता है बेटा? kx गैस। तो जरा सोचो, यहां पर विलेयता क्या आपकी? m, और दूसरे वाले इस स्टेटमेंट में विलेयता किससे प्रदर्शित हो रही है? मोल भिन्न से। तो एक जगह तो k गुना हो रहा है, तो हम इसको k डैश मान लेते हैं। चलो यहां पर इसको क्या मान लेते हैं हम? k डैश। तो एक जगह तो k और एक जगह क्या आ रहा है? k डैश। जरा देखो यहाँ m डिवाइडेड हो रहा है, m में भाग जा रहा है किसका? k का, जबकि यहाँ क्या हो रहा है? विलेयता गुना हो रही है। तो इसका मतलब इन दोनों में संबंध बन गया आपका k बराबर 1 अपॉन k डैश, अर्थात हेनरी स्थिरांक और समानुपाती स्थिरांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ गया तो समानुपाती स्थिरांक का मान क्या होगा? घटेगा। ध्यान रखिएगा इसका। अब यहां से आपके पास ये हो गया दाब का प्रभाव। अब हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है? ठीक है, तो अगले केस में हम यहां पर पढ़ रहे हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं यहां से सकती है। क्या बोला गया? दाब उच्च होना चाहिए, पर अगर ज्यादा दाब भी मत कर देना। जब क्या होगा? ज्यादा दाब कर दिया तो विलेयता क्या होगी? विलेयता जिस आप वेसल्स में काम कर रहे हो, जिस पात्र में काम कर रहे हो, वो पात्र भी ब्लास्ट हो सकता है। तो क्या? दाब उच्च हो पर बहुत उच्च ना हो। अगली बात, यहां पर ताप क्या देखा था आपने? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ताप कम होना चाहिए, पर इतना कम भी नहीं हो कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हो। तो क्या? दाब का मान बहुत अधिक उच्च ना हो, ताप का मान बहुत कम निम्न ना हो। तीसरी बात, हेनरी का नियम, देखो ये गैस इसमें घुलेगी तभी तो लागू होगा। इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? तनु होना चाहिए। विलयन जो आपके पास वो कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए। नेक्स्ट, तनु विलयन हमारे पास होना चाहिए, तनु विलयनों पर लागू होगा तनु विलयन। और चौथी चीज, हेनरी का नियम कौन सी गैसों पर लागू होता है? जैसे ये गैस है और जब इसमें घुलेगी तो द्रव बन जाएगी, तो फेज ट्रांसफर के दौरान, अवस्था परिवर्तन के दौरान उसकी क्या नहीं होनी चाहिए? आपके पास रासायनिक सूत्र परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेनरी के नियम की सीमाएं, तनु विलयन होना चाहिए, दाब बहुत उच्च ना हो, ताप का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए। अगली बात, ऐसी गैसों पर लागू होता है जिनका रासायनिक संगठन क्या रहता है? समान रहता है। जब भी आपके पास अवस्था परिवर्तन हो तब। ये होगी हमारे पास दूसरे प्रकार की विलेयता। इसका भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमने विलेयता स्टार्ट किया था। पहली विलेयता थी ठोसों की द्रव में, दूसरी विलेयता थी गैस की द्रव में विलेयता। तो गैस की द्रव में विलेयता को बुनसेन नाम के वैज्ञानिक ने किससे प्रदर्शित किया था दोस्तों? अवशोषण गुणांक अल्फा से प्रदर्शित किया था। अगली बात, अल्फा कहते किसे? तो क्या? नियत ताप पर किसी गैस की ml में या सेंटीमीटर क्यूब में वह मात्रा जो 1 ml विलायक में पूर्णतः घुल जाती है, क्या कहलाती है? आपके पास अवशोषण गुणांक अल्फा कहलाती है। अगली बात, प्रभावित करने वाले कारक, गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति को हम डिस्कस कर सकते हैं। वे गैसें जो सरलता से द्रवित हो जाती है। सरलता से द्रवित वे गैसें होती है जिनके क्रांतिक ताप का मान क्या हो? उच्च हो। या ऐसे कह सकते हो, वे गैसें जिनका आयनन अधिक होता हो वो अधिक घुलित होती है। ऐसी गैसों का क्रम कौन सा है? बता दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, सल्फर सल्फर सो जा, CO के बीच CH4 फंसा और मॉलिक्यूलर वेट अणुभार से सेट हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद आगे चलते हैं। अगली बात, विलायक की प्रकृति क्या होगी दोस्तों? तो विलायक समान समान को बोलता है। अगर गैस ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय है, अध्रुवीय है तो अध्रुवीय। नेक्स्ट, ताप का प्रभाव। किसी गैस का द्रव में घुलना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। इस बात को आगे डिस्कस करेंगे आगे की क्लासों में कि कैसे हुआ, बट अपने अभी इतना ही है इसमें क्या कि जब किसी गैस को आप इसमें डिसॉल्व करते हो,
विलायक में घोलते हो तो गैसों की स्थानांतरण हो जाए, और हम सब जानते हैं कि गैस को गर्म करने पे दौड़ेगी, घुलेगी कहां वो, ठीक है। तो उसकी स्थानांतरण गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ने से विलेयता का मान क्या होगा, घटेगा। तो याद रखना गैसों की द्रव में विलेयता की आदर्श कंडीशन क्या है, आदर्श स्थिति क्या है, ताप का मान कम होना चाहिए और दाब का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। दाब का प्रभाव, दाब के प्रभाव की व्याख्या किससे कर सकते हैं, हेनरी के नियम से। हेनरी का नियम क्या है, m समानुपाती P, अर्थात नियत ताप पर किसी गैस की विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हेनरी का नियम। फिर एक से अधिक गैसों को डाल दिया जाए तो हेनरी के नियम का आपने वैकल्पिक कथन देखा, दाब का प्रभाव देखा। चलिए, तो उसके बाद समानुपाती स्थिरांक और हेनरी स्थिरांक के संबंध एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, और उसके बाद इसकी हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या होगी। तो देखिए, सीमाओं में हमने स्टडी किया, क्या अध्ययन किया आपने, सीमाओं में आपने देखा कि दाब का मान बहुत अधिक उच्च नहीं होना चाहिए, ताप का मान बहुत कम निम्न नहीं होना चाहिए, विलयन कैसा होना चाहिए, तनु होना चाहिए, और रासायनिक संगठन जिस गैस को आप प्रयुक्त कर रहे हो उसका रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ये हमने दो प्रकार की विलेयताओं का स्टडी कर लिया, अध्ययन कर लिया। पहले यूनिट में जब हमारा भाग फर्स्ट आज सेकंड चल रहा है दोस्तों, आज भाग सेकंड हमने लिया है। पहले भाग में हमने सांद्रता की इकाइयां ली थी, दूसरे भाग में विलेयता हम पूरी कर चुके हैं। अब बात करते हैं वाष्प दाब या द्रव्य विलयन। तो द्रव्य विलयन पढ़ने से पहले हम राउले का नियम जरूर पढ़ लें। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक आ रहा हमारे पास द्रव विलयन, द्रव विलयन, और उस द्रव विलयन में हमारा पॉइंट है राउले का नियम, राउले का नियम, राउले का नियम। अब राउले के भी दो नियम थे, राउले का कौन सा, वाष्पशील घटकों का नियम और अवाष्पशील घटकों का नियम। ज्यादा इंपॉर्टेंट अवाष्पशील घटकों का होगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए राउले के नियम को लिखो तो अवाष्पशील घटकों का नियम लिखना। नेक्स्ट, तो हम इसमें बात करते हैं राउले के दो नियम, कौन कौन सा। पहला अवाष्पशील घटकों का नियम, घटकों का नियम, अवाष्पशील घटकों का नियम, और दूसरा वाष्पशील घटकों का नियम, वाष्पशील घटकों का नियम, घटकों का नियम। तो पहला हो गया अवाष्पशील घटक का नियम और दूसरा वाष्पशील घटक का नियम। तो मैं चलो इसी को ले लेता हूं। हम विलयन पढ़ रहे हैं तो विलयन में एक बात तो हम सबको पता है कि यहां विलायक होगा, यहां क्या होगा, विलायक। अब इसमें जो तुम घटक मिला रहे हो, विलय मिला रहे हो, वह अवाष्पशील होना चाहिए, अवाष्पशील। तो देखो भाई, जब विलायक में विलय मिलता है तो क्या बन जाता है बेटा, विलयन बन जाता है। तो आप कहोगे विलयन का वाष्प दाब PS, P मतलब वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, S मतलब सॉल्यूशन, विलयन, विलयन का वाष्प दाब समानुपाती किसके होगा, X विलायक, विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो क्या कह सकते हैं, ये आपके पास हो गया राउले का अवाष्पशील घटकों का नियम। विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। थोड़ा अच्छा रूपांतरित करके बोलो, जब किसी अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, जिसे राउले का नियम कहते हैं। अवाष्पशील कहने की जरूरत नहीं है, यही राउले का नियम है। अब इस नियम को आगे की तरफ सोल्व करें, आगे इसको सोल्व करेंगे जब हम अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ेंगे तब। तो अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ेंगे तो उस समय इसको सोल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी समझना है तो देखो कि यहां पर इसको प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो PS बराबर बन जाता है P0x विलायक, P0x विलायक। इसको नीचे ले आओ तो बन गया PS अपॉन P0 बराबर x विलायक, x विलायक। दोनों और एक में से घटा दो तो बन गया 1 माइनस PS अपॉन P0 बराबर 1 माइनस x विलायक। नेक्स्ट अगली बात, अगर इस बात को मैं लिखना चाहूं तो क्या ले सकते हैं, एलसीएम P0 ले लो, ये आ गया P0, तो यहां क्या बच गया बेटा, P0 माइनस PS बराबर
एक्स विलायक, 1 माइनस एक्स विलायक। तो हम जानते हैं एक चीज, क्या दुनिया में कुल मोलबिन कितनी होती है? 1। तो एक्स विलेय प्लस एक्स विलायक बराबर कितना होगा? 1। तो बताइए अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा? एक्स विलेय बराबर बन जाएगा 1 माइनस एक्स विलायक। तो जरा देख के बताओ, एक्स विलायक की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एक्स विलेय लिख सकता हूं। एक्स विलेय, एक्स विलेय। तो यहां से यह भी पूछा जा सकता है अवाष्पशील घटकों का नियम किसे कहते हैं? तो एक बात तो आपने कही थी, क्या कही थी? अवाष्पशील घटक को विलायक में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, जिसे राउले का अवाष्पशील घटकों का नियम कहते हैं। क्या इसे नहीं कह सकते? क्या पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, आगे पढ़ेंगे इसको अनुसंख्यक गुणधर्म में, इसको बोलते हैं आरएलवीपी। कहने का मतलब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती नहीं, बराबर होता है। इसे भी क्या कहेंगे आप? राउले का नियम कह सकते हैं। तो अवाष्पशील घटकों के कितने नियम बन गए बेटा? 2 नियम बन गए। कौन कौन से? पीएस समानुपाती एक्स विलायक, और दूसरा पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट बराबर एक्स विलय। हिंदी में बोलो तो विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। अवाष्पशील घटकों का पहला कथन। दूसरा कथन, पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। इसे भी हम अवाष्पशील घटकों का राउले का नियम कहते हैं। नेक्स्ट अगली बात करते हैं वाष्पशील घटकों का नियम। तो देखो वाष्पशील घटकों का नियम क्या है? तो आपने क्या बोला? वापस वही विलायक ले लिया, विलायक में 2 वाष्पशील घटक मिलाए। सपोज करो ये घटक है ए, ये घटक है आपका बी, और दोनों की नेचर कैसी है? दोनों की प्रकृति कैसे है? दोनों वाष्पशील है। अब दोनों वाष्पशील है तो सपोज करो इसकी, क्योंकि यहां तो मोल भिन्न से काम हो रहा है, ठीक है, इस घटक की मोल भिन्न होगी सपोज करो एक्स ए, इस घटक की मोल भिन्न कितनी होगी? एक्स बी। तो बताओ अब विलायक एक्स ए का साथ दे या एक्स बी का? तो डायरेक्ट याद करने का तरीका टीटीएमएम, तू तेरा मैं मेरा, टीटीएमएम, टीटीएमएम मतलब तू तेरा मैं मेरा का मतलब तेरा जो वाष्प दाब है तेरी मोल भिन्न के समानुपाती, और तेरा वाष्प दाब तेरी मोल भिन्न के समानुपाती। तो ये कौन सा हो गया? वाष्पशील घटकों का नियम। कथन को दोबारा से सुन लो। राउले के नियम का वाष्पशील घटकों का नियम किसे कहते हैं? तो आप कहोगे यदि 2 वाष्पशील घटकों को या वाष्पशील घटकों को विलायक में मिलाया जाए तो प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसी की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, जिसे राउले का वाष्पशील घटकों का नियम कहते हैं। इसका वाष्प दाब इसी की मोल भिन्न, तू तेरा मैं मेरा, मतलब इसका वाष्प दाब इसी की मोल भिन्न, उसका वाष्प दाब उसी की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, जिसे हम राउले का वाष्पशील घटकों का नियम कहते हैं। तो दोबारा देख लीजिए यहाँ पर राउले का नियम चैप्टर में द्रव द्रव विलयन स्टार्ट करने से पहले राउले के कितने नियम? राउले के 2 नियम। पहला नियम कौन सा? वाष्पशील घटकों का। वाष्पशील घटकों में क्या आपके पास स्टेटमेंट, क्या कथन बनेगा? विलायक में किसको मिलाने पर? अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाने पर, अवाष्पशील विलय को विलायक में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, जिसे अवाष्पशील घटकों का राउले का नियम कहते हैं। अगर इस डेरिवेशन को आगे सोल्व करें तो इसका फाइनल उत्तर एक और आता है, क्या? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। वहां विलायक और यहाँ क्या? विलय की मोल भिन्न के समानुपाती आता है। इसे भी अवाष्पशील घटकों का राउले का नियम कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट इसी में आपका राउले का दूसरा नियम, वाष्पशील घटकों का नियम, तू तेरा मैं मेरा, टीटीएमएम, अर्थात एक से अधिक वाष्पशील घटकों को विलायक में मिलाया जाए तो प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसी की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, जिसे वाष्पशील घटकों का राउले का नियम कहते हैं। चलो इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर आया हुआ एक क्वेश्चन करते हैं जो हमारी बुक में भी दे रखा है, और अच्छा स्टेटमेंट बन सकता है, एक अच्छा डेरिवेशन बन सकता है। क्या है वो देखो, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, यदि एक विलायक में 2 वाष्पशील घटकों को
घटकों को मिलाने पर या यदि इसी एक विलायक में दो वाष्पशील घटकों को मिलाया जाए तो कुल वाष्प दाब ज्ञात करो। मिलाया जाए तो कुल वाष्प दाब ज्ञात करो। एक बात हो, मैंने अभी पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 1 में याद करो शुरू में पढ़ाया था एक अंगी द्विअंगी विलयन। तो इसका एक और सवाल बन सकता है, आप दो घटकों को मिला रहे हो तो डायरेक्ट भी सवाल बन सकता है। क्या सवाल बन सकता है? द्विअंगी विलयन के कारण द्विअंगी विलयन कुल वाष्प दाब का मान ज्ञात करो। द्विअंगी विलयन के कुल वाष्प दाब का मान ज्ञात करो। तो देखना भाई, यहां से सीधी सीधी हमारे पास घटना क्या बन रही है? घटना बन रही है, दो वाष्पशील घटक है, राउले का वाष्पशील घटकों का नियम। तो आप यहां लिखेंगे राउले के वाष्पशील घटकों के नियम से, वाष्पशील घटकों के नियम क्या है? TTMM है। मींस माना कि सपोज किया घटक ए, उसका वाष्प दाब हो गया Pa, मोलबिन हो गई x से। घटक बी का वाष्प दाब हो गया Pb, मोलबिन क्या होगी xb। शुद्ध अवस्था में क्या होगा? P0A, इसका शुद्ध अवस्था में P0B। तो चलो स्टेटमेंट बना लेते हैं राउले के वाष्पशील घटकों के नियम से। तो आप कहोगे प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसी की मोलबिन के समानुपाती होता है। अर्थात पहले बात करता हूं मैं घटक ए के लिए, घटक ए का। तो बोलो दोस्तों घटक ए का क्या होगा? वाष्प दाब Pa बेटा, मोलबिन XA। नेक्स्ट अगली बात करो घटक बी की, क्या होगी? घटक बी की Pb समानुपाती XB। खोल दो तो क्या आएगा नियतांक? तो Pa बराबर P0A XA। इसको खोलने पर Pb बराबर P0B XB। अगला कुल वाष्प दाब किसके बराबर होगा बेटा? घटक A प्लस घटक B के। वैल्यू पुट कर दो, Pa का ये बड़ा और Pb का ये बड़ा। तो क्या बन जाएगा? P टोटल बराबर P0A XA प्लस P0B XB। ये आपके पास कुल वाष्प दाब की मान की गणना हो गई। सवाल पूछ सकता है द्विअंगी विलयन के कारण कुल वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो आप क्या बोलोगे? दो वाष्पशील घटक है, TTMM लगा दिया। प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उसी की मोलबिन के समानुपाती। तो A के लिए क्या बन गया बेटा? Pa समानुपाती x से। B के लिए क्या बन गया? Pb समानुपाती xb। खोल दिया तो इसका हो गया P0A x से, इसका हो गया P0B xb। नेक्स्ट कुल वाष्प दाब दोनों घटकों की क्या होता है? योगफल के बराबर होता है। आपने जोड़ दिया तो आंसर आ गया, क्या आ गया? P टोटल बराबर P0A XA प्लस P0B XB। अब ये होगी हमारे पास समीकरण 1, ये होगी समीकरण 2, ये होगी समीकरण 3। ये होगी हमारे पास समीकरण नंबर 1, ये होगी समीकरण नंबर 2 और ये होगी समीकरण नंबर 3। इसके अन्य रूप भी पूछ सकता है। कैसे? समीकरण 4 और 5 द्वारा। तो आप यहां लिखेंगे पहले हम जानते हैं इसके अन्य रूप। आप कह सकते हैं अन्य रूप, इसी समीकरण को अन्य रूपों में कैसे डाल सकते हैं? तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? कुल मोलबिन का मान कितना होता है? 1। तो XA प्लस XB बराबर दोस्तों कितना होगा? 1। इसको कितने तरीकों से लिखा जा सकता है? आप कहोगे सर XA बराबर लिखा जा सकता है 1 माइनस XB, और एक बार लिखा जा सकता है XB बराबर 1 माइनस XA। अब इस मान को बारी बारी से समीकरण 3 में रख दो। तो चलो पहली बार में XA का मान रख रहा हूं समीकरण 3 में, देखते हैं क्या आता है। देखना P टोटल बराबर बोलो P0A XA की जगह क्या लिख दूं भाई? 1 माइनस XB, 1 माइनस XB। नेक्स्ट आगे प्लस P0B और XB। खोल दो इसको, क्या आंसर आएगा आपका? P टोटल बराबर
पी नॉट ए माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो हो गया पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है भाई, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या, एक्स बी ले लो। पी टोटल बराबर पी नॉट ए माइनस कॉमन आ रहा है आपका एक्स बी। बाहर माइनस का कॉमन आ रहा है, अंदर की दुनिया बदल दो। मींस जो माइनस का है वो बन गया प्लस का, और जो प्लस का है वो बन गया माइनस का। चेक कर सकते हैं साइन भी, देखो यहां पर प्लस यहां पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया बेटा, माइनस पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट ए एक्स बी। नेक्स्ट माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी नॉट बी एक्स बी। नेक्स्ट ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 4। अगली बात समीकरण 5। इस बार समीकरण 3 में ये मान आपने किसमें रखा, समीकरण 3 में ये मान रखने पर। अगली बार इस बार मान रखोगे समीकरण 3 में एक्स बी का, तो समीकरण 3 क्या है आपके पास, ये बड़ी पी टोटल बराबर बोलो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, और एक्स बी की जगह कितना लिखूं दोस्तों, 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए। कर लो सॉल्व। पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस मल्टीप्लाई करो पी नॉट बी माइनस इसको इससे पी नॉट बी एक्स ए। अब इसमें से और इसमें से कॉमन लो तो इसको तो आगे फेंक दो। पी टोटल बराबर हो गया पी नॉट बी, नेक्स्ट कॉमन क्या लूं, यहां है आपके पास प्लस का, यहां माइनस का, एक्स ए और एक्स ए, तो प्लस का एक्स ए ले लो, प्लस एक्स ए। जैसे प्लस एक्स ए कॉमन लिया, प्लस का लिया, दुनिया वैसी की वैसी। पी नॉट ए प्लस का है तो प्लस का डाल दो, पी नॉट बी माइनस का है तो माइनस का डाल दो। साइन चेक कर लो, ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 5। तो दो द्रवी दो वास्तविक घटकों को किसी विलायक में मिलाने पर आपने देखा कि उससे बनने वाले पद हमारे पास बन गए 3। पहली समीकरण पी टोटल बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। उसके बाद पी टोटल बराबर देखो पी नॉट ए के आगे अमीरों के आगे भिखारी है और अमीरों के आगे भिखारी है, लेकिन देखो याद करने का सीधा तरीका रखो, दोनों के अंदर दोनों का जो ब्रैकेट वाली राशि वो सेम है बेटा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। देखो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, इसमें भी चेक करो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। यहां पर अमीरों का आगे भिखारी तो माइनस में ही होंगे और भिखारियों के आगे अमीर तो प्लस में ही होंगे। ठीक है, ये आपके याद करने का तरीका भी बन चुका है। नेक्स्ट अगला हम पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन, वो अगली क्लास का टॉपिक रहेगा। इस क्लास में हमने विलेयता पढ़ ली, राउले के नियम पढ़ लिया और द्विअंगी घटक का कुल वाष्प दाब का मान भी ज्ञात कर लिया। नमस्कार, फिर तीसरे पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।